देखें अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड, तो इसमें बस मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड सिंस z effective increases, hence EA also increases generally, ठीक ना, EA also increases generally। जनरली यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि सिर्फ z इफेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अब एक एक करके बात करते हैं पीरियड्स की। तो पीरियड नंबर जो आपका 1 है, ठीक है, पीरियड नंबर 1, तो पीरियड नंबर 1 में दो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। तो यहाँ पे अपने पास दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, अब देखो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो EA भी बढ़ना चाहिए। तो हाइड्रोजन हीलियम में EA ज़्यादा किसका होना चाहिए? हीलियम का। लेकिन पहले ही पीरियड में एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा किसकी है? हाइड्रोजन की। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, जबकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। एक तो ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा ये नोबल गैस भी है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है नेचर में स्टेबल होता है, तो अपनी स्टेबिलिटी ये लूज़ करना नहीं चाहेगा, तो ये 1s2 2s1 में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी इसके लिए जो EA है, तो इसके लिए जो EA है वो नेगेटिव होगा, जबकि इसके लिए जो EA है वो क्या होगा? पॉजिटिव। EA पॉजिटिव मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज भी करेगा। EA पॉजिटिव मतलब डेल्टा H नेगेटिव, और यहाँ EA नेगेटिव मतलब डेल्टा H पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना है तो एनर्जी हमें देनी होगी, यानी इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है और इसके इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा जो है या इसके इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। ठीक, तो पहले पीरियड में ही एक्सेप्शन आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं सेकंड पीरियड की। तो देखो सेकंड पीरियड में, अब मैं फिर इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, तो जो सेकंड पीरियड है, तो पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट्स अपने पास, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट है आपके पास लिथियम, इसके बगल में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब थोड़ा समझ ले, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो Z इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। कितनी वैल्यू से इंक्रीज करेगी? तो 0.65 वैल्यू से ये इंक्रीज करेगी। अभी ये प्रूफ किया भी था कि जो Z इफेक्टिव कैलकुलेट करके हमने देखा भी था कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो Z इफेक्टिव है ये 0.65 वैल्यू से क्या होती है? इंक्रीज करती है। अच्छा, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो EA भी इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे समझें कि अगर मैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो Be है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 1s2 2s2, और 1s2 2s2 जो है ये नेचर में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? फुली फिल्ड। और आपको पता है कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में कैसा होता है? स्टेबल होता है। अच्छा, बेरिलियम के बाद अगला जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 1s2 2s2 2p3, और आपको पता है कि 2p3 p3 कॉन्फ़िगरेशन ये आपका कैसा है? फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड? तो p3 कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी नेचर में कैसा होता है? स्टेबल होता है। ठीक, नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा अपने को, यहाँ पे ये मिलेगा नियॉन, और जो नियॉन है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, और आपको पता है कि जो p6 कॉन्फ़िगरेशन है ये भी नेचर में कैसा होता है? स्टेबल, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। साथ ही साथ ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है जो कि रिलेटिवली और ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अपने पास देखा जाए इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड साथ ही साथ ये स्टेबल भी है, और नोबल गैस होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा है। अब थोड़ा समझें यहाँ पे
कि देखो लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, लेकिन बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इन तीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो फुल फील्ड है या तो हाफ फील्ड है, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब नेचर में क्योंकि ये स्टेबल है तो इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, इनकी इच्छा ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते ही ये स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, लूज कर देंगे। ये ऑलरेडी स्टेबल है और इनको अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोनी है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी टेंडेंसी हो जाएगी कम, ठीक। या अगर हमें इलेक्ट्रॉन देना है तो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, ये अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसीलिए इनके लिए जो ये है वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो इन तीन के लिए बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इन तीन के लिए जो Ea की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव। Ea नेगेटिव यानी डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इन तीन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो डेल्टा H तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो Ea होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव। Ea नेगेटिव क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो देखो इस वाले को मैं मिटा रहा हूं, अब देखो बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इन तीन के लिए Ea की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, मतलब कि एनर्जी इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू। और बाकी सबके लिए वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, इन तीन के लिए वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो सबसे कम Ea किसका हो गया, इन तीनों का हो गया। अब इन तीनों में भी बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन में भी सबसे नेगेटिव वैल्यू नियॉन के लिए होगी। क्यों, क्योंकि नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस है और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे कम है, तो इसीलिए सबसे नेगेटिव वैल्यू किसके लिए होगी, नियॉन के लिए होगी, ठीक। नियॉन, नियॉन से ज़्यादा जो है आपका वैल्यू या नियॉन से लेस नेगेटिव वैल्यू बेरिलियम की होगी और बेरिलियम से लेस नेगेटिव नाइट्रोजन। अच्छा, बेरिलियम और नाइट्रोजन में कैसे कंपेयर किया, ये देखो ये दोनों जो है फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड है, और फुलफिल्ड हाफ फिल्ड होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो क्या है, कम है, ठीक। तो Ea की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन बेरिलियम और नाइट्रोजन में जो Z इफेक्टिव की वैल्यू है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ज़्यादा कहाँ है, नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन का क्योंकि Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाने के लिए कुछ एनर्जी इसको भी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी इसको भी देनी पड़ेगी, लेकिन इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी जबकि इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, Z इफेक्टिव ज़्यादा है, 0.65 से बढ़ता है। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना रिलेटिवली आसान होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम। तो देखो इन तीन के लिए जो Ea की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव। इसमें सबसे नेगेटिव किसका, नियॉन, उससे लेस नेगेटिव बेरिलियम और उससे लेस नेगेटिव नाइट्रोजन। इसके बाद बाकी सबके लिए जो Ea की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो बचे कौन कौन, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन आने वाला है। ये बताओ कि लिथियम और बोरॉन, ठीक, लिथियम और बोरॉन, इन दोनों में Z इफेक्टिव ज़्यादा किसका है, तो Z इफेक्टिव ज़्यादा किसका है, बोरॉन का, ठीक। तो कायदे से देखा जाए Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो Ea भी ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ जाता है कि देखो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये होता है 1s2 2s1। क्या होता है ये, 1s2 2s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, अभी इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी लिखवाने वाला हूँ, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, और 1s2 2s2 जो है ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो ये फुल फील्ड है। और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, नेचर में स्टेबल होता है, मतलब कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 1s2 2s2 में कन्वर्ट हो जाता है और 1s2 2s2 नेचर में स्टेबल होता है, यानी लिथियम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा। इसका मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से ले लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बोरॉन से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पास बोरॉन और बोरॉन के बाद कौन आएगा, लिथियम। यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक, रीज़न मैं भी लिखवा भी दूंगा
कि लिथियम और बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा किसकी है, लिथियम की है। क्यों? क्योंकि लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, और उसके बाद जेड इफेक्टिव फैक्टर ही डोमिनेट करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और एलिमेंट भी कुछ खास नहीं बच गए, बचा कौन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है, तो आपके पास कार्बन, इसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, और इसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन। इसमें इन सब के लिए, इन सभी के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है ये आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है इन तीन के लिए, बाकी सब के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें भी एक्सेप्शन किसके लिए, बोरॉन और लिथियम के लिए। सिमिलर ट्रेंड आपको पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, इन सभी पीरियड्स में आपको सिमिलर ट्रेंड मिलता है, ठीक ना। हमें पीरियड नंबर 2 तक ही पढ़ना है। इस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अगर देखा जाए नीट वगैरह में ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, हमेशा 2 एलिमेंट के बीच में पूछा जाता है। लेकिन अगर पूरे पीरियड में क्वेश्चन आ जाता है सपोज, तो ये आपसे ज़रूर होना चाहिए। आपका एक होमवर्क ये है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक है, जो आपको एक PDF मिला है, उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इस तरह का एक टॉपिक दिया है। उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको आज ही सॉल्व करने, और कोई भी डाउट होगा तो उसको जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो है उसको पूछना भी है। अब इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई लिथियम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन लिथियम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन बोरॉन। तो इसका रीज़न आप क्या बताओगे? तो इसका रीज़न ये है कि आपका जो लिथियम है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है, ठीक ना। आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम अचीव्स फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम अचीव्स फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, ठीक है। रीजन लिख दिया है कि लिथियम में जब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पे एक टॉपिक देख लेते हैं, इन अ ग्रुप यहाँ पे पढ़ना आसान है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस काफ़ी कम है। तो फटाफट यहाँ पे वेरिएशन अलोंग द ग्रुप भी देख रहे हैं। ये था आपका वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, ठीक। तो इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द ग्रुप। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द ग्रुप। तो देखो, एक ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर शेल नंबर इंक्रीज करता है, और शेल नंबर जब इंक्रीज करेगा, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो शेल नंबर जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो ट्रेंड है यहाँ पे ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम सिंस शेल नंबर इंक्रीजेस हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस जनरली, ठीक ना। तो देखो, सभी ग्रुप में यही ट्रेंड आपको मिलेगा कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज एक्सेप्शन, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड। कहने का मतलब क्या है, इसको समझ ले फटाफट, कि जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नियॉन खैर नोबल गैस है, इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कुछ है ही नहीं। अच्छा, बोरॉन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब ये बताओ, हमने अभी पढ़ा
कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर शेल नंबर बढ़ेगा, और शेल नंबर बढ़ेगा तो ई जो है वो घटेगा, तो ई घटेगा तो ट्रेंड हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। ई जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन बस एक एक्सेप्शन है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, ठीक है, किसमें, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड का जो ई है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक ना, थर्ड पीरियड का जो ई है वो आपको ज़्यादा मिलता है। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझ ले कि जैसे आपका जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक ना, FCl Br और I। फ्लोरीन के नीचे कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे कौन है, आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर शेल नंबर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा। तो ई का जो ट्रेंड है वो ये होना चाहिए था, ठीक, सबसे ज़्यादा किसके लिए, फ्लोरीन, और सबसे कम किसके लिए, आयोडीन का, ये होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड का है या थर्ड पीरियड का है, इसमें थर्ड पीरियड का जो ई है वो ज़्यादा है, सेकेंड पीरियड का ई जो है वो कम है, ठीक। तो इसमें जो है ऑर्डर इस तरह से मिलता है आपको कि Cl और F में जो ई है वो Cl का ज़्यादा होता है और F का कम होता है। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेकेंड पीरियड का जो ई है वो कम है, थर्ड पीरियड का जो ई है वो ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, तो देखो मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन, जो कि क्लास 12 के पी ब्लॉक चैप्टर में रीज़न इसका दिया हुआ है, हैलोजन फैमिली में। सेम रीज़न इन सब का भी है। तो क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ई ज़्यादा क्यों है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 2,7, ठीक, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 2,8,7। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक। अच्छा, अब इसका अगर वैलेंस शेल बनाया जाए तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ठीक। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। बट डिफरेंस क्या है कि क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है, ठीक ना, क्लोरीन का वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड शेल है। और यहाँ पे भी इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 7 ना, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इनको एक्सेप्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को एक्सेप्ट करना है और एक इलेक्ट्रॉन किसको एक्सेप्ट करना है, क्लोरीन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे बाहर की तरफ। इसी तरह से ये 7 इलेक्ट्रॉन भी इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकेंड शेल में है, और यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस शेल में है, थर्ड शेल में है। यहाँ पे अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है जो कि इसको रिपेल कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है तो लेस सरफेस एरिया, ठीक। तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफ्यूज्ड है, मोर सरफेस एरिया पे डिस्पर्स्ड है। तो इस कारण से इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है उतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा है, ठीक। दूसरा सपोर्टिंग रीजन ये है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 3D सबशेल होता है, ठीक ना। क्लोरीन हैज Cl हैज वैकेंट 3D in its valence shell which can accommodate इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो थर्ड शेल है ना, तो थर्ड शेल में 3s होगा, 3p होगा, 3d भी होगा। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 3D सब शेल है जो कि खाली पड़ा हुआ है, जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, जबकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कोई 2s 2p के बाद 2d कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है। वैलेंस शेल में 2s 2p सब भरा हुआ है, 2d खाली नहीं है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 3d खाली है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये इजीली अकोमोडेट कर सकता है, जबकि ये इजीली अकोमोडेट नहीं कर सकता है। इसीलिए क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किसकी हो जाती है, क्लोरीन की हो जाती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, सेम रीजन सभी के साथ है।
और नोट लगा के एक पॉइंट में लास्ट यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कि इसको मिटा रहे हैं कि इन ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर देखें तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये एलिमेंट्स हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम होनी चाहिए, सल्फर से कम होती ही है, लेकिन ऑक्सीजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्योंकि काफ़ी हाई है, इस कारण से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाती है। तो इस एक्सेप्शनल केस को आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये जो ट्रेंड है या ये जो वेरिएशन है ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट टॉपिक या लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।